Hello, good morning dear students and parents. Myself Kamala Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start the chapter 2 of class 9th and chapter name is Atom and Molecule. We discuss about the second chapter in this period. So let's start the second chapter of class 9th and chapter name Atom and Molecule. सबसे पहले हम बात करें जो चैप्टर है, चैप्टर का जो नेम है वो क्या है, एटम एंड मॉलिक्यूल। तो हमें ये जानना है पहले कि एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल क्या होते हैं। चैप्टर के नेम में अगर नेम चेक करें, हम स्पेलिंग्स देखें तो 2 स्पेलिंग्स है, एक तो एटम और सेकंड क्या है, मॉलिक्यूल। एटम की हम बात करें या डिस्कस करें एटम के बारे में, तो एटम क्या होता है सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाई ये है तो ये है कौन, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये कैसा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एटम के बारे में। एटम क्या होता है, एटम एक टाइनी पार्टिकल है, ऐसा लोगों की फिलोसॉफी थी पहले 18वीं सेंचुरी में। महर्षि कैनर थे, उन्होंने हमें बताया था कि जो कोई भी मैटर है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको अपन क्या कर सकते हैं, फर्दर प्रोसेस में डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको उन्होंने परमाणु कहा था। फिर कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स आए और उसको एटम कहा। एटम का मतलब इंडिविजुअल होता है, यानी कि एटम एक क्या है, इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। डिस्कस कर रहे हैं हम एटम की, तो एटम के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज लेते हैं कि हर एक मैटर है वो किससे बना हुआ होता है, एटम से बना हुआ होता है। उन्होंने कहा कि जितने भी सब्सटेंस है, जितने भी मैटर्स हैं, वो किससे बने हुए हैं, एटम से बने हुए हैं। यानी बहुत सारे एटम मिलके एक मैटर का फॉर्मेशन करते हैं, और एटम वो बेसिक फॉर्म है मैटर की जिससे मिलके ये सब्सटेंस बना है, जिसको हम फर्दर प्रोसेस में डिवाइड नहीं कर सकते। यानी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, किसी मैटर की। ये बात 18वीं सेंचुरी में इतनी ही पता थी लोगों को, या लोगों का मानना था। उन्होंने अपने अजम्पशंस दिए थे, कोई प्रैक्टिकली प्रूव नहीं किया था। उन्होंने बताया था शायद ऐसा कोई सब्सटेंस है जो मैटर में प्रेजेंट है और उसको फर्दर प्रोसेस के अंदर हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम एटम कहेंगे। महर्षि कैनर ने सबसे पहले बताया, महर्षि कैनर ने उनको परमाणु कहा। फिर ग्रीक फिलोसोफर्स आते हैं, उन्होंने इसको एटम नाम दिया। अब यहाँ हम बात करेंगे जब 18वीं सेंचुरी है, 18वीं सेंचुरी जब एंडिंग में होती है, 19वीं सेंचुरी जब स्टार्ट होने वाली होती है, तो एक साइंटिस्ट आते हैं। वो साइंटिस्ट कौन है, एर लेवोंजर। अब यहाँ बात करें इन्होंने क्या किया, जो उन्होंने बातें बताई, अपनी फिलोसॉफी दी, उसको इन्होंने प्रूव करने की सोची कि मैं इसको प्रूव करूंगा या मैं चेक करूंगा कि ऐसा होता है क्या। तो इन्होंने कुछ लॉ दिए। लॉ की सबसे पहले बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशंस होती है उसमें क्या लॉ होता है। तो इन्होंने सबसे पहले दिया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आज हम जो स्टडी करेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन की स्टडी करेंगे। केमिकल कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो उसके अंदर 2 लॉ आते हैं। केमिकल इक्वेशन होती है, केमिकल इक्वेशन में हम 2 लॉ पढ़ेंगे यहाँ पे। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यह हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एटम के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में। और उसके बाद में जब बात आती है केमिकल कॉम्बिनेशन की, तो केमिकल कॉम्बिनेशन जब भी होता है तो 2 लॉ फॉलो होते हैं, जो कौन कौन से हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यहाँ हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन की। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, H+O2 इक्वल H2O। यहाँ पे H के 2 मॉलिक्यूल है तो इधर भी 2 ही होंगे। इधर ऑक्सीजन का 1 है लेकिन इधर 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे नंबर लगा देंगे। बट यहाँ पर जैसे ही हम नंबर लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को कितना कर देगा, 4 मॉलिक्यूल कर देगा। यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल होते ही इधर क्या हो जाएगा, फिर से 4 कर देंगे। यानी हमने केमिकल इक्वेशन को यहाँ पर बैलेंस किया है। बैलेंस किया मतलब यही चीज हम यहाँ पढ़ेंगे, यही चीज हम यहाँ पढ़ेंगे। अब एक इक्वेशन अपन ने ली है, फॉर एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं इसमें
समझेंगे क्या कि हमने 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लिए हैं और 1 मॉलिक्यूल किसका लिया है, ऑक्सीजन का लिया है। देन किसका फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ हम बात करें हाइड्रोजन के कितने एटम है, मॉलिक्यूल है, 4 है। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं, 2 है। ओके, हम जो फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास। ठीक है, हम मास के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, रिएक्शंस होती हैं, उसमें जो मास होता है वो फिक्स होता है, ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। वो एक इक्वेशन से हम समझते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं, 4 है, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 है। ओके, आगे हम इक्वेशन जब इससे कंपाउंड बना है या इससे कोई सब्सटेंस बना है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 2 जे 4 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के ओनली 2, क्योंकि यहाँ जो दिख रहा है वो दोनों से मल्टीप्लाई है। ये जो 2 है वो एस से भी मल्टीप्लाई होगा और ओ से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसे मल्टीप्लाई होता है, देन कितना होता है, 2 2 जे 4। यहाँ पर है नहीं कोई नंबर तो 1 मानते हैं उसको, 1 माना तो यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। देखना, हम चेक करते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड, दोनों साइड में क्या है, जो मास है वो हमेशा इक्वल रहता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। वो हम चेक कर रहे हैं, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको हम यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने 4 है, इधर देखते हैं, इधर भी 4 है, राइट, मैच हो गया। इधर ऑक्सीजन का हमने देखा यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, देन ये भी मैच हो गया। दैट मीन ये हुआ कि जब भी कोई केमिकल इक्वेशन होती है उसके अंदर ना तो मास क्रिएट होता है ना मास को डिस्ट्रॉय करते हैं, जितना होता है एज इट इज़ उतना ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आप घर के अंदर बात करो कि चाय बनाते हो, तो चाय बनाने के लिए आप मेजरमेंट लेके बनाएं, वेट करके बनाएं, वेट करें, वेट करके फिर बनाएं, फिर चेक करें उसको, जितना अमाउंट था उतना ही आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप दूध है उससे दही बनाते हो, जितना अमाउंट था उतना ही मिलेगा। आपने मान लो 1 किलो दूध लिया, 1 किलो दूध को आपने जमाया, 1 किलो दूध आपने मेजर कर लिया, पहले कितना किलो था, 1 किलो था। दही जमने के बाद में आप देखते हो, क्योंकि आप जानते हो कि दूध से दही में कन्वर्ट होना क्या है, केमिकल इक्वेशन है। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन वो होती है जिस प्रोसेस को उसका कॉज या फैक्टर रिमूव करने के बाद में अपनी पोजीशन में नहीं आता है, यानी कि वापस किसमें, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं होता है, वो केमिकल रिएक्शन होती है। दैट मीन न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं मिल्क से कर्ड बनाने की। अब मिल्क है वो आपने कितना लिया, 1 kg लिया। जब आप उसको जमाते हो तो जो दही बनेगा वो भी 1 kg ही बनेगा। आप मेजर करके देखिए घर के अंदर, आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, पहले उससे पहले एक बार इसको भी देख लेते हैं इसी इक्वेशन के थ्रू। यहाँ क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यह लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि कोई भी कॉम्बिनेशन हो रहा है या कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मेटल का फॉर्मेशन हो रहा है, देन फिक्स होता है उस सब्सटेंस के लिए कि कितना अमाउंट कौन सा सब्सटेंस होगा। यहाँ हमने जैसे बात की वाटर मॉलिक्यूल की बात की, तो हमने देखा कि यहाँ 4 मॉलिक्यूल किसके हैं, वाटर के हैं, 1 मॉलिक्यूल किसका है, ऑक्सीजन का है। तो ये फिक्स है, जब इस अमाउंट में आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराओगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा। ये कांस्टेंट होता है, यानी फिक्स होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए। जैसे कि आप मैथ में बात करते हो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही होगा, बट 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे देन 6, 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे देन 6 हो जाएगा। यानी ये फिक्स है। जब आप कोई फिक्स अमाउंट लेते हो, फिक्स मॉलिक्यूल लेते हो किसी मैटर का या किसी एटम का, तो वो फिक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा, यानी फिक्स है सबके लिए, सबका रेशियो फिक्स है कि कितना मॉलिक्यूल किसका लोगे और कितना किसका लोगे तो क्या बनेगा। यहाँ मैथ वाला फॉर्मूला लागू होता है केमिकल इक्वेशन में, यानी आपने जितना लिया है, जो जिस सब्सटेंस के लिए क्या है लागू है, उतना ही लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ क्या कर देते हो, ऑक्सीजन का 2 कर देते हो, तो वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई अदर सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा।
ये मान के चलना, ठीक है। यहाँ माना आपने कि जो मैथ है, मैथ यहाँ फॉलो होती है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 होगा, 2 को 6 से करोगे तो 12 ही होगा, 2 को 8 से करोगे तो 16 ही होगा। आप कोई अदर नंबर यहाँ नहीं रख सकते, यानी फिक्स है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमने समझा इसको। अब इसका कोई एक्सपेरिमेंट करके हम देखते हैं कि ये कैसे प्रूव करता है। साइंस के अकॉर्डिंग हम ये कर रहे हैं, घर पे भी आप कर सकते हो। अब आपको एग्जांपल बताया है, ये भी हम देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इन ए केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, हमने बात पहले भी की है, डिस्कस किया है कि केमिकल इक्वेशन के अंदर ना तो कोई मास को क्रिएट करता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय करता है। हमने ये देखा यहाँ पे एग्जांपल, उसमें ना तो मास क्रिएट हो रहा है ना यहाँ पे डिस्ट्रॉय है। जितना मास आपने लिया उतना का उतना ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना अमाउंट आप लोगे उतने ही सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें आप कॉनिकल फ्लास्क लेते हो एक, उसमें आप कॉर्क लेते हो, थ्रेड ले लो और सॉल्यूशन ट्यूब ले लो और स्मॉल होनी चाहिए, और सॉल्यूशन ले सकते हो दो, कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हो, ठीक है। जिसमें मैंने ऑप्शन में दे रखे हैं, कॉपर सल्फेट ले लो, सोडियम कार्बोनेट ले लो, ये इसके साथ ले लो, बेरियम क्लोराइड ले लो या सोडियम सल्फेट ले लो, लेड नाइट्रेट ले सकते हो या सोडियम क्लोराइड ले सकते हो। इनमें से कोई सा ही ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। आपने कॉनिकल फ्लास्क लिया, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आप क्या फिल करते हो, कोई भी सॉल्यूशन उसमें फिल कर देते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ माने कि सोडियम कार्बोनेट आपने फिक्स किया है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट आपने लिया, ठीक है। और आपने जो टेस्ट ट्यूब ली थी उसके अंदर आपने क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया। आपने जो टेस्ट ट्यूब ली थी, टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट डाला, उसको थ्रेड से बांधा और उसको फ्लास्क के बाहर निकाला थ्रेड को, और वहाँ पर कॉर्क फिक्स कर दोगे आप। कॉनिकल फ्लास्क में आपने क्या ले लिया था, सोडियम कार्बोनेट ले लिया। सोडियम कार्बोनेट लेने के बाद में टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में आपने कॉपर सल्फेट डाला, कॉपर सल्फेट डालने के बाद उसमें थ्रेड से बांध दिया, उसको बांध के और बाहर निकाला फ्लास्क से, और फिर कॉर्क से फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर कई बच्चों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर कॉर्क से फिक्स क्यों किया, ठीक है। आपने इसको ऐसे कैसे क्या करते हो, इसका वेट करते हो, आप वेट करते हो, चेक करते हो, इसका जो वेट होगा आप उसको नोट डाउन कर लें। जब आप इसका नोट डाउन कर लें कि अभी तक कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, हमने इसको सेपरेट रखा है, कि इसको सोडियम कार्बोनेट है उसको हमने सेपरेट रखा है, किससे, कॉपर सल्फेट से, दोनों को बिल्कुल सेपरेट है। अलग अलग बीकर में या टेस्ट ट्यूब में, फ्लास्क में अलग अलग पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने उसका वेट किया, वेट करने के बाद में आप क्या करते हो, फिर फ्लास्क हटाते हो तो भी कोई बात नहीं है, और बिना हटाए भी आप क्या कर सकते हो, इसको मूव कराओ, इसको आप हिलाओ। जैसे ही आप हिलाओगे तो ये सब्सटेंस है, या तो आप इसको हटा के और इसको थ्रेड को अंदर डाल दो और कॉनिकल फ्लास्क को वापस से लगा दो, लेकिन उससे क्या होगा कि जो केमिकल रिएक्शन है हो सकता है जल्दी रिएक्ट करके वो बाहर आ जाए। तो बेटर है आप उसको थ्रेड को क्या करें, लूज छोड़ें और उसको मूव करवाएं। जैसे ही आप मूव करवाओगे देन क्या होगा, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी, क्योंकि दोनों सब्सटेंस मिलेंगे, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, कलर वलर भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ हो गया। अब आपको करना क्या है, आप चेक किसको कर रहे हैं, मास को चेक करें। रिएक्शन होने के बाद में आप फिर इनका ऑब्जर्वेशन करें, मास का वेट करें, आप वेट करके देखें उसका मास का, और फिर मैच करें जो आपने पहले लिया था केमिकल रिएक्शन करवाने से पहले, क्या वो और जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद में जो मास होता है क्या वो इक्वल है, क्या बिल्कुल इक्वल मिलेगा आपको, क्योंकि केमिकल रिएक्शन उसके अंदर ना तो कोई मास क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, ये इससे मिला हमें। तो यहाँ हम बात करें, वेट द फ्लास्क विद इट इज द कांस्टेंट केयरफुली, नाउ टिल्ट एंड swirl the flask so that the solution X and Y get mixed। जब ऐसे मिक्स करते हो
फिर आप उसका नोट डाउन करके देखते हो, दोनों को मैच कर लेते हो, तो आप देखोगे आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो टोटली इक्वल मिलेगा। जो पहले आपने नोट डाउन किया था केमिकल इक्वेशन कंप्लीट करवाने से पहले, बाद में आप देखते हो तो दोनों का इक्वल होगा। यानी केमिकल इक्वेशन स्टार्ट होने से पहले, जैसे यहाँ हमने इनका मास करके देख लिया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनका यहाँ मास करके देखा हमने, ठीक है। मान लो 1 ग्राम था, मानने में क्या जाता है, ठीक है, 1 ग्राम था। जैसे केमिकल इक्वेशन कंप्लीट होती है तो हम इसको चेक करते हैं, देन आपको कितना मिलता है, 1 ग्राम ही मिलेगा। ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना मिलेगा, 1 ग्राम मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई केमिकल इक्वेशन कंप्लीट होती है, जब भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, देन जो सब्सटेंस है या मॉलिक्यूल है वो जब भी कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ में, देन क्या होगा, ना तो मास क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। ये हमने एक एक्टिविटी करके देखा, इससे प्रूव हो गया। तो आई होप आपको समझ आया, आप घर पे भी करके देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कहता है केमिकल कॉम्बिनेशन में, दूसरा लॉ क्या कहता है, वो ये कहता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या कहता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्या कहता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो जो आप प्रोडक्ट लोगे, सॉरी जो रिएक्टेंट लोगे वो फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे, एक फिक्स मैटर के लिए। जैसे मैं बात करूँ वाटर बनाना है तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही लेंगे, वो भी एक फिक्स अमाउंट में लेंगे, उनका रेशियो फिक्स होगा। कितना क्या होगा वो हम देखते हैं, पहले देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन ए केमिकल सब्सटेंसेस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। हम यह बात कर रहे हैं कि जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ जो सब्सटेंस है उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन होंगे, किसके, मास के। यानी मास फिक्स होगा उनका। फिक्स मास में अगर लेंगे आप किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में, तब क्या बनेगा, कोई नया सब्सटेंस बनेगा। मैं यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह कार्बन ले लेती हूँ, देन क्या बनता है, CO2 बन जाएगा। क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा। यहाँ फिक्स था, वाटर बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा आपको, हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए आपको ऑक्सीजन के साथ कार्बन लेना पड़ेगा। यानी जो एलिमेंट है वो फिक्स है। किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर आपको कोई मैटर बनाना है, कोई सब्सटेंस बनाना है, कोई प्रोडक्ट आपको बनाना है, देन उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे। हमने देखा यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, तो यहाँ पर हमने देखा 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, 1 भी क्या है, यहाँ पर कार्बन है। यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, यानी ये फिक्स है, ठीक है। तो फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर हम कोई क्या एलिमेंट लेंगे, देन कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, उसके लिए क्या फिक्स अमाउंट के अंदर हम लेंगे। हम एग्जांपल देखें, मेनी कंपाउंड्स वर composed of 2 or more elements and each such compounds had some elements in the same properties। हम बात करें, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कंपोज होते हैं, तो उसके अंदर कुछ सब्सटेंस के जो एलिमेंट होते हैं वो मिक्स होते हैं, सेम होते हैं, सेम प्रॉपर्टी के होते हैं, लेकिन जो उनका जो रेशियो होगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तब वो डिफरेंट मैटर का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ भी ऑक्सीजन है, कॉमन है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन है। इन कंपाउंड सच एज वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज 1:8। हम बात कर रहे हैं वाटर की, वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, कहीं से भी आप चेक कर लेना, जो वाटर होगा उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, 1:8 होगा। कैसे, इसका हम पता करेंगे, आगे कुछ एग्जांपल्स लेंगे तब। यहाँ आप इतना ध्यान रखें कि इसका हमेशा, इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, हाइड्रोजन के कितना होगा, 1 होगा, और ऑक्सीजन का कितना होगा, 8 होगा। इफ 9 gram of water in decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained। अगर आप 9 ग्राम वाटर है, वाटर का मतलब H2O, जब ये डिकम्पोज होगा तो क्या बनेगा, 1
1 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन होगा, प्लस 8 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। जब भी इसका डिकम्पोजिशन करेंगे वाटर का, तो आपको क्या मिलेगा, 9 ग्राम वाटर है, उसका आप डिकम्पोज करोगे तो देन 1 ग्राम आपको हाइड्रोजन मिलेगा, 8 ग्राम आपको ऑक्सीजन मिलेगा। तो हमने यहाँ देखा कि जब भी कोई केमिकल इक्वेशन होती है, कंप्लीट होती है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। हर एक इक्वेशन के लिए फिक्स रेशियो होता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्लास के अंदर सारे बच्चे होते हैं, उनके रोल नंबर फिक्स होते हैं, फिक्स होते हैं, नेम फिक्स होता है बच्चों का, हम चेंज थोड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही मैथ की हम बात करें कि मैथ के अंदर हम जब भी 2 को 2 से करें तो 4 ही होगा, कभी भी 5 नहीं होगा। 2 को हम 6 से करेंगे तो 12 ही होगा, कभी 13 नहीं होगा। वैसा ही यहाँ है, जब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का आता है तो जो भी आप एलिमेंट जितने प्रोपोर्शन में आप लोगे तो वो एक केमिकल इक्वेशन के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए फिक्स है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज हमने ये जाना कि कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो उसके अंदर जो मास है वो भी क्या होता है, फिक्स ही रहता है। जितना लेते हो उतना ही आपको प्रोडक्ट मिलता है, जो रिएक्टेंट लोगे उतना ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा हमने यहाँ देखा कि जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, फिक्स होगा, तभी कोई एक सर्टेन मैटर का आप फॉर्मेशन कर पाओगे। आई होप आपको समझ आया है।